बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन इदारों की जिन्हें अवाम की खिदमत के लिए बनाया गया है, मगर गफलत, बदइंतज़ामी और ताकत के खेल ने उनका मकसद ही बदल दिया है। कहीं तालीम के नाम पर ज़मीनों की बंदर बांट हो रही है तो कहीं इलाज के नाम पर जहर तकसीम हो रहा है और कहीं कानून के होते हुए भी कब्जा माफिया दंदनाता फिर रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम रुख करेंगे कराची के इलाके मलीर की तरफ, जहां पर गैर कानूनी अफगान बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होते ही कब्जा माफिया मुतहरिक हो गया। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन करेंगे फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान की जानिब, जहाँ सरकारी जामियात की ज़राई अराज़ी बरसों से गैर इस्तेमाल शुदा पड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपए की ज़मीनें लीज पर ना देने से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आमदन से महरूम हैं। कहीं कब्जा माफिया सरगर्म है तो कहीं इंतज़ामिया की मुजरिमाना खामोशी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ज़हीर अब्बास। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे महकमा सेहत सिंध की, जहाँ पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। शहरियों को गैर मेयारी और बगैर एक्सपायरी तारीख अद्वियात की फराहमी की जा रही है। मज़ीद इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची शाहिद हुसैन सैलरा। तो चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, कराची में 40 साल से कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती पर जब रियासती इदारे हरकत में आए तो एक नया खेल शुरू हो गया। अरबों रुपए की ज़मीन पर एक नए कब्जे की कहानी। सवाल यह है कि कब्जा माफिया को यह जुर्रत कैसे हुई कि वो कब्जा करे, और क्या रियासती इदारे वाकई इतने बेबस हो चुके हैं? इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद आलम। फरीद, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जब अफगान बस्ती पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो फौरन ही कब्जा माफिया हरकत में आ गया। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी हुई है? जी बिल्कुल। कराची में कायम अफगान बस्ती जो कि 40 साल पहले कायम की गई थी, तकरीबन 214 एकड़ रकबे पे फैली हुई ये बस्ती थी, जिसमें 3117 से ज़ायद मकानात थे जिन्हें मसमार किया जा रहा है। जब अफगान बस्ती खाली होने के बाद जब इसको मसमार करने का अमल शुरू किया जाना था, उससे पहले एक गुरोह की जानिब से मुनज़्ज़म तौर पर एक कैंपेन चलाई गई। उसमें लोगों को मुखातिब करके कहा गया कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मकानात खाली पड़े हैं, आप लोग अपने शहरों से, अपने देहातों से, अपने गांव से निकल के कराची पहुँचे और कराची के इन मकानात में रिहाइश इख्तियार कर लें। ये मकानात तमाम के तमाम अगवानियों के जाने के बाद खाली हुए थे। मलीर का ये इलाका है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये ज़मीन है और अरबों रुपए मालियत इसकी कीमत है। ये वो ज़मीन है जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने शहरियों को 40 साल पहले फ़रोख्त कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अफगान जब पाकिस्तान आए, रशिया की जंग शुरू हुई थी तो मुल्क भर में अफगानी आए थे, इसी तरह कराची में भी आए थे। कराची में इस जगह पे अफगानियों ने कब्ज़ा करना शुरू किया और इतनी बड़ी आबादी बन गई कि जिसे हटाना नामुमकिन हो चुका था। तकरीबन 214 एकड़ ज़मीन के ऊपर 3000 से ज़ायद मकानात थे, दुकानें थी, मदरसे थे, मसाजिद थी जो तामीर कर ली गई थी। 40 साल से ये मामला बड़ा उलझाव का शिकार था। लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो मामला ख़राब हुए, उसके बाद फैसला ये किया गया कि अब अफगान बाशिंदों को इनके वतन वापस भेज दिया जाए। जब यह अमल शुरू हुआ, अफगानियों की पाकिस्तान से इनखला का अमल शुरू हुआ, तो मुल्क भर की तरह कराची से भी अफगानी जो हैं अपने मुल्क के लिए रवाना हुए। ये अब जो मुकम्मल तौर पर ये रवाना हो चुके हैं, ये बस्ती मुकम्मल तौर पर खाली करा ली गई है। सिर्फ चंद ख़ानदान है जिनका सामान वहाँ पर मौजूद है, उनको कुछ वक्त की मोहलत दी गई है कि अपना सामान निकाल लें। अभी ये अमल चल ही रहा था कि मौका परस्त और जो लैंड ग्रेबर्स हैं उन्होंने मासूम आवाम को उकसा कर इस कीमती ज़मीन पर कब्जा करने का एक मुनज़्ज़म मनसूबा बनाया। उस मनसूबे के तहत वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर सोशल मीडिया के लिए पैगामात बनाए। पैगामात बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन की सूरत में चलाए गए, जिसके बाद सैकड़ों जो लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो इस कैंपेन को समझ नहीं पाए और वो यहाँ पर आगे मकानों में रहने के लिए कब्जा माफिया ने उनको इस्तेमाल किया। जब ये मकानात मसमार करने का ऑपरेशन का फैसला किया गया, जिस तरह से आप बता रहे हैं, मतलब एक तो सबसे बड़ा सोचने वाली बात तो वो यही है ना कि 214 एकड़ ज़मीन कोई छोटी ज़मीन नहीं होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इतने ज़्यादा रकबे पर मौजूद ज़मीन पर कब्जे की कोशिश और उसके साथ सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई गई। सवाल ये है कि आखिर इन अनासिर को ये प्लेटफॉर्म कौन मुहैया करा है और क्या कानून इस पर यूं ही खामोश तमाशाई बनी रही?
देखिए, कराची की ज़मीन तो हर आदमी के लिए खुली, ऐसा लगता है कि सबकी जायदादें हैं कराची की ज़मीन। कराची की कोई भी सरकारी ज़मीन है इस वक्त ऐसी नहीं है जिस पे कब्ज़ा माफिया सरगर्म ना हो, या ऐसी ज़मीन कोई मौजूद ही नहीं है नज़र आती हमें जहाँ पर कब्ज़ा ना कर लिया हो। इससे पहले सरजानी टाउन KDA की स्कीम थी, उस स्कीम के कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर कब्ज़ा करके जाली गोट बना लिए गए। उसमें से एक सेक्टर ऐसा है जो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। वो 1000 गज के 1000 गज के इंडस्ट्री के प्लॉट हैं जिस पर कब्ज़ा करके एक जाली गोट बना लिया गया, जिसे अब खाली कराने की कोशिशें की जाती है, लेकिन क्योंकि वो इतने बासर लोग हैं, उनको इतनी सरकारी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है कि उनसे वो खाली नहीं कराया जा सक रहा। इसी तरह ये कोशिश भी की गई कि तेसा टाउन की जो ज़मीन है ये जो खाली हो रही है तो इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। इस पर एक मखसूस ग्रोह है। देखें, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है। जो लोग कैंपेन चला रहे हैं वो ना सिर्फ ये दावत दे रहे हैं कि आइए आप यहाँ पर कब्ज़ा कीजिए, बल्कि वो यहाँ तक गारंटी दे रहे हैं कि आपके जो कानूनी मामलात होंगे, जो अदालती मामलात होंगे, उनके लिए भी आपको मदद फराम की जाएगी, आपको ताउन फराम किया जाएगा। आप घबराएं नहीं और यहाँ पर आएँ और इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें। ये एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ अगवान बस्ती को खाली करा के मस्मार करने का, जब वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया पहुँची, पुलिस एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स वहाँ पर पहुँची, डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर पहुँचे, तो इसी गिरोह की जानिब से सैकड़ों लोगों को ला के वहाँ पर ना सिर्फ पथराव कराया गया बल्कि डंडे और लाठियों से जो इंक्रोचमेंट की टीम थी, जो अमला वहाँ पर मकानात मस्मार करने गया था, उन पर हमला भी किया गया है। अच्छा। तो बामुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई, वहाँ पर काम रोका और ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया। तो डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तलब की, पुलिस ने वहाँ पर जाके लाठी चार्ज किया तो वो लोग पीछे हट गए। उसके बाद दोबारा ये मस्मार करने का ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया गया वो लोग वहाँ घोटों में मौजूद थे, अतराफ के इलाकों में मौजूद थे। वो लोग निकल के फिर आए वहाँ पर और फिर उन्होंने एहतजाज किया, फिर उन्होंने पथराव किया। लेकिन इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को वहाँ से गिरफ्तार भी किया। लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए वो एक आम लोग हैं, उनको नहीं पता कि ये मामला असल में है क्या। असल में मामला ये है कि जो लैंड ग्रेबर हैं, जो कराची की ज़मीनों को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने वालिदैन की, बुजुर्गों की जायदाद समझते हैं, उनका कहना ये कि यहाँ की एक एक इंच ज़मीन के देखा जाए ये जो फर्जी नाम लिखकर खाली घरों पर कब्जा किया गया है, ये तो सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये जुर्म जब सामने आ गया था तो क्या किसी फर्द को या किसी शख्स को इस हवाले से गिरफ्तार किया, या कब्जा माफिया में से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखें, ये एक मुहिम जो है, जैसी अगवान बस्ती खाली हुई थी उसके बाद से ये मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम जो लोग चला रहे हैं उनके चेहरे, उनके नाम, उनके जो काम है वो सबके सामने वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। उनके जो पैगामात हैं वो वाज़े हैं, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल इन लोगों को उकसाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उनको पकड़ना इंतहाई आसान है। नादरा की मदद से, उनके चेहरों से, उनकी तस्वीरों से उनको बआसानी पकड़ सकते हैं। हाँ। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर रखी है उन्होंने इस मामले के ऊपर। तो ऐसा मालूम होता है कि शायद दरपर्दा हुकूमत सिंध के जो कुछ बासर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़ा होता रहे और इसी तरह जाली गोट आबाद होते रहे, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखें, ये तेसा टाउन की ज़मीन है, MDA की ज़मीन है। ये वो ज़मीन है जो तेसा टाउन के जो मुख्तलिफ मौक़ों पे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को नीलाम की जा चुकी है और वो शहरी इंतज़ार में थे कि ये अगवान बस्ती यहाँ से खाली हो तो वो अपने प्लाटों का कब्ज़ा ले ले। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि अगर ये अगवान बस्ती खाली हो भी गई तो इसका कब्ज़ा गवर्नमेंट हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि दर पर्दा इस पर कब्ज़ा कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी मुकम्मल एक छानबीन ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चला रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को कराची बुला रहे हैं और ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए उकसा रहे हैं। अच्छा, वो छुपे हुए नहीं है, वो कोई कानून में पैगाम नहीं दिया जा रहा। कब्जा करता है तो उनके पास बड़ी दलीलें होती हैं कब्जा करने के हवाले से। तो हमने ये देखा है कि कब्जा माफिया की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जो कि हमारे काबिज होने का जो है, वो कह रहे हैं कि अगर अफगान उन जगहों पे रह सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते हैं। तो क्या ये दलील जो है वो कानून के खिलाफ बगावत के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल बगावत के मुतरादिफ है। लोगों को उकसाना तो वैसी एक जुर्म है और वो भी गैर कानूनी काम के लिए उकसाना तो संगीन जुर्म के ज़मरे में आता है। लेकिन देखें, हुकूमत की ये कार्रवाई करना हुकूमत का काम है। देखें, कल मैं जब वहाँ पर अगवान बस्ती में ऑपरेशन को कवर कर रहा था तो मेरे सामने ही वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए और उन्होंने शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। चंद लोग हमारे पास भी आए और हमसे उन्होंने खुद मुखातिब होकर कहा कि भाई यहाँ पर 50 साल अगवान कब्जा करके रह सकते हैं, तो भाई ये मकानात में हम क्यों नहीं रह सकते, हम भी बेरोज़गार हैं, हमारे पास भी रहने को घर नहीं है। जबकि वो लोग वो थे जिनको दावत दे के यहाँ पर बुलवाया गया था।
असल में वहाँ पर जो लोगों को पकड़ा गया, वहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी को पकड़ा पुलिस ने। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस शख्स को क्यों पकड़ा, तो बोला भाई यही है वो आदमी जो लोगों को उकसा के बरगला के लेके आ रहा है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे, एमडीए के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मोहम्मद फारूक भुट्टी भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा भुट्टी साहब ये बताएं कि ये लोग दावा कर रहे हैं ये ज़मीन उनकी है, 40 साल तक तो यहाँ अगवानी बैठे रहे, जो कराची के लोगों ने ये ज़मीन खरीदी थी उनको मिल नहीं पाई है। अब 40 साल के बाद जब कब्जा अल्लाह अल्लाह करके खाली हो रहा है तो लोगों को उम्मीद बंदी है कि ये ज़मीन उनको शायद मिल जाएगी। उनको मालकाना हुकूक के एवज में जो उन्होंने पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को ज़मीन मिलेगी। तो अब ये यहाँ पर नए दावेदार आ गए। तो उन्होंने वाज़े तौर पर मुझसे कहा, बल्कि उनका हमने खबर भी नशर की थी, उनका कहना ये था कि ये सरकारी ज़मीनें, जो कब्ज़ा माफिया है ये ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है, इनका कानूनी तौर पर कोई राइट नहीं है। और ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके पास घर नहीं है उसको किसी जगह पे कब्जा करके घर बनाने की इजाज़त दी जा सके। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इसकी इजाज़त तो फरीद किसी को भी नहीं दी जा सकती कि आप सरकारी ज़मीन के ऊपर जाएं और मुंह उठा के काबिज हो जाएं। लेकिन हमने देखा है ये कब्जा माफिया की तरफ से ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमले किए गए हैं, पथराव किया गया है और रुकावटें बनाई गई हैं। तो ये सब कुछ जो किया गया है, क्या ये रियासत की रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है? कानून शिकनी तो वो कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, वो उनकी जानिब से खुलेआम कानून शिकनी की जा रही है, रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। पहले रोज़ वहाँ पर भारी असले से फायरिंग भी की गई थी। जब वहाँ पर जो एंटी एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू हुआ तो एंटी एनक्रोचमेंट टीम के ऊपर वहाँ पर भारी आतिशी असले से फायरिंग भी की गई थी। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल ना ही जो हमारे वज़ीर आला सिंध है उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन लिया गया, ना नोटिस लिया गया, ना वज़ीर बल्दियात जिनकी ये जिम्मेदारी है कि अपने महकमे की ज़मीनों की हिफाजत करें, उनकी जानिब से कोई नोटिस लिया गया, ना कोई उनका बयान सामने आया। इसी तरह पूरी हुकूमती मशीनरी इस सारे मामले पर खामोश नज़र आ रही है। ऐसा मालूम होता है कि दर पर्दा कोई एक साजिश है जो जन्म ले रही है इस अरबों रुपये मालियत की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि एक प्राइम लोकेशन के ऊपर वो ज़मीन वाक़ है, उसके चारों मतलब ऐसी खूबसूरत जगह है, वो वहाँ पर कब्जा करके फार्म हाउसेस बनाए जा सकते हैं, बड़े बड़े मकानात बनाए जा सकते हैं। तो अब सबके मुंह में वहाँ पर पानी नज़र आ रहा है। लेकिन ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी है, एमडीए की जिम्मेदारी है कि ये 214 एकड़ ज़मीन जो है इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वहाँ पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं या जो लोग कब्जे के लिए उकसा रहे हैं उनको गिरफ्तार करें। या हमारे पास महकमे हैं, मुख्तलिफ वजारत दाखिला का महकमा है, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर वो आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए अगर इस तरह से कब्जे होते रहेंगे लोगों की ज़मीन पे तो सूबे के अंदर इंतशार फैलने का भी ख़तरा होता है। कई जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग इस शहर में आबाद हैं उनके दरमियान लड़ाई झगड़े भी पैदा हो सकते हैं ज़मीन को तनाज़े को लेके। क्योंकि कराची में आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उन पर कब्जा करके गोठाबाद के नाम से स्कीमें बनाई जा रही हैं, कहीं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही है, कई कसीरुल मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। एक तरफ तो इस कब्जे से गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है अरबों रुपए मालियत का नुकसान हो रहा है, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ शहरी जो जिनकी वो प्लॉट हैं उनको भी नुकसान हो रहा है और तीसरी तरफ शहर में अनारकी फैलने का भी खदशात में इजाफा होता चला जा रहा है। खासी सर्च की है इस पूरे मैटर के ऊपर, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, जिला इंतजामिया, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कब्जे को वागुजार करा लिया जाए। लेकिन हमने देखा है कि ये तमाम इदारे मिलकर भी कब्जा माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये इदारे आखिर किस काम के हैं? जी बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पा रहे। गुज़िश्ता 17-18 साल के अंदर कराची की खरबों रुपए मालियत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। हुकूमत के जानिब से जब मीडिया शोर मचाता है या बहुत ज़्यादा इस पर हालात ख़राब होते हैं तो हुकूमत की जानिब से बयानात दिए जाते हैं कि कब्ज़ा माफिया से ज़मीनें वागुजार कराई जाएंगी, मसनूई ऑपरेशन शुरू किया जाता है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। कहीं पर अगर 50 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा है तो वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन जो है खाली कराने के बाद दावा किया जाता है, लेकिन उस 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर भी चंद रोज़ के बाद दोबारा कब्ज़ा कर लिया जाता है। सुल्तानी टाउन पूरा कब्ज़ा हो चुका है। जो वहाँ पर लोगों ने बैलेटिंग में मकान केडीए से ख़रीदे थे वो अपने मकानात से महरूम हो चुके हैं। उससे पहले भी कराची शहर में सस्ते मकानात के नाम पर एक मखसूस जमात की जानिब से बड़े पैमाने पर चाइना कटिंग की गई। चाइना कटिंग में लोग अपने मकानात से, अपने प्लाटों से महरूम हो गए। उसके बाद दौर बदला, नई हुकूमत आई, नए लोगों के हाथ में शहर का निज़ाम आया, तो उसके बाद भी चाइना कटिंग को अब नया जदीद नाम दे दिया, गोठाबाद दे दिया। गोठाबाद के नाम से यहाँ पर कब्जे किए जा रहे हैं, गरीबों के नाम से कब्जे किए जा रहे हैं, बेरोज़गारों के नाम से कब्जे किए जा रहे हैं, बेघरों के नाम से कब्जे किए जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से किसी भी कब्ज़ा माफिया को
आज तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया है। आज भी हुकूमत सिर्फ बयानात देती है, कोई अमली इकदाम नहीं करती। देखें, गरीब आदमी को पकड़ना बहुत आसान काम होता है। अगर किसी शख्स ने वहाँ पर जाके 10 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा करके वहाँ पर 80-80 गज के मकानात बेच के वो चला गया और उसके बाद आपने ऑपरेशन शुरू करके उस खरीदार को पकड़ा जिसने 80 गज का या 40 गज का मकान खरीदा था, तो ये कोई कारनामा नहीं है। उसने तो उसके पास तो पैसे वही थे, वो तो वहीं रह रहा था मकान खरीद के, आपने उसको पकड़ लिया, घर भी तोड़ दिया, ज़मीन भी खाली करा ली, लेकिन असल मुजरिम को आपने छोड़ दिया। जब तक ये असल मुजरिम पकड़े नहीं जाएंगे, जो बड़े-बड़े सवाल है, शायद मेरे साथ हमारे देखने वाले नाजरीन के भी दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि भैया आखिर कब्जा माफिया को किसकी पुष्टपनाही हासिल है? कौन लोग हैं जो इन्हें इतना ताकतवर बना चुके हैं कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर और उनके ऊपर हमला करने पर जो है हमला करते हैं और वहां से सीधे साफ बच निकलते हैं? देखें, मुल्क भर में ज़मीनों पे कब्जा करना इतना आसान काम नहीं है। ज़मीनों पे कब्जा उस वक्त होता है जब लैंड ग्रेबर को सियासी पुष्टपनाही हासिल होती है। जब तक ये सियासी पुष्टपनाही ख़त्म नहीं होगी, उन सियासी शख्सियात के ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा जो लैंड ग्रेबर्स के ज़रिए ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। उनकी ज़मीनों को जाली खाते बनवा के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जाके अपने नामों पे, अपने रिश्तेदारों के नामों पे या दीगर लोगों के नामों पे ट्रांसफ़र कराते हैं। जब तक इन सियासी लोगों की सरकूबी नहीं होगी, इन सियासी लोगों को सलाखों के पीछे नहीं लाया जाएगा, मुल्क भर में कहीं पर भी ज़मीनों पे कब्ज़ा ख़त्म नहीं कराया जा सकता। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इसी तरह जिस तरह आज जारी है, खरबों रुपए मालियत की ज़मीनें की बंदरबाट होती रहेगी। हुकूमत वक्त को चाहिए, ख़ास करके सिंध की जो ज़मीन है, हुकूमत सिंध की ये भारी जिम्मेदारी है, आयद होती है उन पर, उनका आइनी फ़र्ज़ है कि अपनी ज़मीन जायदाद की, मुल्क की जो कौमी मिल्कियत है, इनकी हिफाजत करें। तो वो जब तक अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करेंगे जो आइन के तहत उनको तकवीज़ किए गए हैं, ज़मीनें इसी तरह लुटती रहेंगी। आम लोग जो ज़मीन खरीदते हैं उनके मकानात पर कब्जा होता रहेगा। लोग अपनी जमा पूंजी लगा के 40 गज का, सोचने वाली बात ये है कि रियासत अगर आज ये ज़मीन जो है उसे वागुजार नहीं करवा सकी तो कल को बाकी शहर के जो इलाके हैं आखिर उनका क्या बनेगा? क्या हम एक कानून से आज़ाद कराची की तरफ बढ़ रहे हैं? इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखें, कराची की जो सूरत हाल है ना, बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। जिस तरह कराची की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके नई नई आबादियाँ बनाई जा रही हैं, तो कराची के अंदर एक लावा है जो कराची के शहरियों और बाहर से आने वाले शहरियों के दरमियान पकता चला जा रहा है। अब हुकूमत का काम है, सियासी जमातों का काम है कि तमाम लोगों को बैठें और बैठने के बाद इसका कोई मुनसिफाना हल निकालें। अगर आपने कोई मुनसिफाना हल नहीं निकाला तो देखें इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक होंगे, क्योंकि जिस तरह से कराची की ज़मीनों का मामला ले लें, कराची में पानी के मामले को ले लें, कराची में गैस की तकसीम के मामलों को ले लें, कराची में जो अशिया खुर्दोनों से उसकी कीमतों के मामले को ले लें, तो सब जगह से आपको कराची में फ़र्क नज़र आएगा। हर जगह से ज़्यादा महंगी खाने की अब वो वक्त आ गया है कि हुकूमत सिंध और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इस केस को ही ले लें और उसको टेस्ट केस बना दें और एक मिसाल कायम कर दें? देखो, हुकूमत सिंध की जानिब से तो उम्मीद हमें नज़र नहीं आती कि वो किसी भी लैंड ग्रेबर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर हुकूमत कार्रवाई करने वाली होती तो आज ये सूरत हाल ही पैदा नहीं होती। आज किस कानून के मुताबिक चलती, 17 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है। अगर ये कानून साजी करते, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाते और सबसे पहले कानून को ही रखते, तो आज ये कानूनियत का बाजार गर्म नहीं होता। हुकूमत सिंध को भी रेवेन्यू की मद में सालाना खरबों रुपए का मुनाफा होता, लोगों को इंसाफ मिल रहा होता, फर्ज बनता कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। जमीन का कब्जा देखा जाए तो सिर्फ जमीन पर नहीं होता है, ये कानून, रिट और रियासत की बुनियादों पर हमला होता है। आज अगर 214 एकड़ पर खामोशी इख्तियार की गई ना, तो कल पूरा शहर कानून के बगैर हो जाएगा। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि कब्जा माफिया कौन है, सवाल ये है कि रियासत कहां है। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी। तो अब बात कर लेते हैं मुल्तान की, जहां पर सरकारी जामियात की ज़राई अराज़ी बरसों से गैर इस्तेमाल शुदा पड़ी हुई है। करोड़ों रुपए की ज़मीनें लीज पर ना देने से यूनिवर्सिटीज़ भी आमदन से महरूम हैं और कहीं कब्ज़ा माफिया सरगर्म है तो कहीं इंतज़ामिया की जानिब से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की जा रही है। ये वो तालीमी इदारे हैं जो कौम का मुस्तकबिल संवारने के लिए बनाए गए थे।
मगर आज खुद ही माली बद इंतजामी और अदम शफाफियत की नज़र हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, ये बात तो सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का जो हाल है वो इस वक्त माली बहरान का शिकार हैं, तो फिर क्या वजह है कि करोड़ों रुपए की ज़मीन पड़ी है, मुमकिन आमदन वाली ज़राई अराज़ी पर उसको लीज पर नहीं दिया जा रहा है, रुकावट कहाँ पर है? जी शुक्रिया फरजाना। अगर रुकावट की बात की जाए तो साफ ज़ाहिर है ये इंतज़ामी गफलत इसको कहा जा सकता है। जनूबी पंजाब की सरकारी जामियात जो हैं, अगर उनकी जो अरादी है उसको लीज पर दिया जाए तो सालाना बुनियादों पर करोड़ों रुपए की आमदन हो सकती है। साफ ज़ाहिर है, आपको पता ही है कि जो सरकारी जामियात है वो खुद मुख्तार हैं, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रही होती हैं। तो ऐसे में अगर वो एक मौका उन्हें नादर मिल रहा है कि अगर वो अपनी ज़रूरी अरादी उसको लीज पर दें तो सालाना बुनियादों पर अच्छी खासी आमदन जो है वो हो सकती है। मगर यहाँ पर मसला ये कि पिछले कई सालों से जो जनूबी पंजाब की सरकारी जामियात हैं उनकी जो अरादी है उनको लीज पर ही नहीं दिया गया। उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो मुल्तान में जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसको उठाना पड़ रहा है। 10 करोड़ की मुमकिन आमदन से जो है वो जो सरकारी अरादी है, जो यूनिवर्सिटी की अरादी है, वो लीज पर ना देने से 10 करोड़ से जायद की आमदन जो है उससे महरूमी का सामना करना पड़ा इस यूनिवर्सिटी को। अगर दीगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो गादी यूनिवर्सिटी है, गादी यूनिवर्सिटी की अरादी जो है वो भी गुज़श्ता कई सालों से लीज पर ना दिए जाने से उन्हें भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की मुमकिन आमदन जो है सालाना बुनियादों पर उससे महरूमी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब इसी जो जामिया की 200 एकड़ अरादी जो है उस पर भी महीना तौर पर कब्जे हैं, उन कब्जों को अभी तक बागुजार नहीं करवाया जा सका। तो इसी तरह अगर बात की जाए जामिया ज़करिया की तो जामिया ज़करिया की 30 एकड़ अरादी जो है उसको कम रेट पर नीलाम किया गया जिससे यूनिवर्सिटी को 64 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगर ये मार्केट सर्वे के हिसाब से जो मार्केट सर्वे करवाया जाता है, मार्केट में जो रेट है उस रेट पर अगर नीलामी की जाती तो ये 64 लाख रुपए इजाफी जो है आमदन हो सकती थी। मगर इन्होंने किया क्या कि अपने चहितों को नवाजने के लिए उन्हें 30 एकड़ अरादी जो है वो लीज पर दे दिया और वो कम रेट जो है वो मार्केट से वो उन्हें जो है वो लागू किया गया, उससे कौमी खजाने को 64 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह जामिया ज़करिया का जो सब कैंपस व्याड़ी है वहां पर 73 एकड़ जो अरादी है वो भी रेवेन्यू मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर उसकी बुक को भी लीज पर दिया जाए तो 36 लाख रुपए से जायद की जो है वो सालाना रेवेन्यू जो है वहां से इकट्ठा हो सकता है। तो ये तो जनूबी पंजाब की कुछ जामियात हैं सरकारी जो सरकारी अरादी को इस्तेमाल में नहीं ला रही और रेवेन्यू बढ़ाने का बायस नहीं बन रही। दूसरी जानब अगर अरादी पर कब्जों की बात की जाए तो जनूबी पंजाब की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से बाद पर बड़े पैमाने पर कब्जे भी हो चुके हैं। जिस तरह के मैंने बताया कि गादी यूनिवर्सिटी की तकरीबन 200 एकड़ अरादी है उस पर कब्जे हो चुके हैं। इसी तरह जो जामिया ज़करिया के सब कैंपस व्याड़ी है वहां पर भी बड़े पैमाने पर कब्जा माफिया जो है वो काबज है और सरकारी अरादी गुज़श्ता कई सालों से वो वहां पे फसलें काश्त की जा रही हैं, उनका फायदा उठाया जा रहा है प्राइवेट लोगों की जानब से। अगर इसी अरादी को वागदर करवा लिया जाए और उसे लीज पर दिया जाए तो इससे यूनिवर्सिटी को अच्छी खासी इनकम हो सकती है। ये जो जामिया ज़करिया है उसके सब कैंपस विहाड़ी की 73 एकड़ जमीन है जो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर रही है। अगर उसे रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कितना फायदा हो सकता है? जी अगर मार्केट सर्वे करवाया जाए उस हिसाब से अगर लीज पर दी जाए तो रकम जो है वो तो 1 करोड़ रुपए से जायद हासिल हो सकती है। अगर जो जिस तरह से चहितों को नवाजा जाता है, जिस तरह मुल्तान में जामिया ज़करिया इंतजामिया ने 30 एकड़ अरादी जो है उसको कम रेट पर जो है वो उसकी लीज की तो उससे जो है वो कौमी खजाने को नुकसान हुआ। तो इस तरह अगर किया जाए फिर तो इतना खातर का फायदा कोई नहीं है। अगर मार्केट सर्वे करवा के अब देखें ना, इस टाइम अगर ज़रूरी अरादी आप कहीं से भी ठेके पर ले तो आपको सालाना ठेका जो है वो 1 लाख रुपए से भी बाद जगहों पे ज्यादा वो वसूल किया जा रहा है। तो 73 एकड़ है तो सीधा सीधा 73 लाख तो आ ही सकता है ना कि 73 लाख जो है वो सालाना बुनियादों पर यूनिवर्सिटी के सब कैंपस को रेवेन्यू हासिल हो सकता है। मगर उसके लिए नेक नीति के साथ इकदाम उठाने होंगे, कब्जे बागदार करवाने होंगे, उसके बाद जो भी लीज का प्रोसेस है उसमें शफाफियत लानी होगी, किसी अपने को नवाजने के लिए कवानीन की धज्जियां नहीं उड़ानी होंगी, जो मार्केट सर्वे वो करवाना है।
तो अगर इस तरह के इकदाम उठाए जाएं तो भारी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दूसरी जानब किसी पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि पुराने रेट्स पर दुकानों की नीलामी कर दी जाती है, प्लाजों की नीलामी कर दी जाती है, उससे भी सरकारी खजाने को नुकसान होता है। वही जो है हरबा इधर भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो ज़रूरी इरादी होती है यूनिवर्सिटीज की, उसको या तो लीज पर नहीं दिया जाता या फिर लीज पर दिया जाए तो कम रेट्स पर लीज पर दिया जाता है, जिससे कौमी खजाने को बजाय इसके का फायदा हो वो नुकसान में चला जाता है मामला। तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस पे एक्शन लेने की जरूरत है कि वो तमाम तर मामलात में शफाफियत लाएं। जहां पर अरादी पड़ी है लीज की उसको लीज पर दिया जाए, जहां पर कब्जे उनको वागुजार करवाया जाए ताकि वो कब्जा शुदा जो अरादी है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इससे अच्छी खासी इनकम जो है वो जनूबी पंजाब की सरकारी जामियात को हासिल हो सकती है। अच्छा ज़हीर, यहाँ पर सोचने वाली बात जो है वो यही है कि जब सरकारी दस्तावेजात भी ये साबित कर रही हैं कि लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो फिर हुकूमत या हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो अब तक कोई अमली इकदाम क्यों नहीं उठा सकी? जी, हायर एजुकेशन इंतजामिया की जानब से जो मौक़िफ़ दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की सरकारी अरादी पर कब्जे है उनको वागवार करवा लिया जाएगा। अब मामला यहाँ पर यह दरपेश आता है कि कई ऐसे कब्जा माफिया के अरकान हैं जिन्होंने अदालतों से स्टे आर्डर लिए हुए हैं। वो स्टे आर्डर जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक अमली तौर पर जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया है या हायर एजुकेशन इंतजामिया है वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो पहले तो उन स्टे आर्डर को ख़त्म करवाना पड़ेगा। अदालतों से जब इनके हक में फैसला आ जाएगा उसके बाद इंतजामिया की मदद से तमाम रकबे जो है वो वागवार करवा लिए जाएंगे। दूसरी जानब लीज की अगर बात की जाए तो हायर एजुकेशन इंतजामिया का यही कहना है कि लीज के हवाले से जो मुतलका यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अरादी पड़ी है उनको कहा गया है कि वो अपनी अरादी को मकासद में रेवेन्यू जनरेट करने के मकासद में इस्तेमाल करें, उनको लीज पर जो है वो दिया जाए ताकि यूनिवर्सिटीज़ का रेवेन्यू जो है वो बढ़ सके। अच्छा ज़हीर, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। हमें पता चला है कि एक तो चले कब्जा कर लिया गया ज़मीन के ऊपर, दूसरी जानिब जो गैर मुतल्लिका अफराद हैं वो उस ज़मीन के ऊपर काश्तकारी भी कर रहे हैं। क्या ये सीधी सीधी करप्शन नहीं है? और अगर ये करप्शन है तो मुतल्लिका इदारे इस पे खामोश क्यों हैं? जी, अरादी पे जिनके कब्जे हैं वो उसे अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं। जिस तरह हमने पिछले किसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी अरादी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की है जो उन्होंने लीज पर दी थी, लेकिन उन्होंने लीज की रकम भी अदा करने से इनकार कर दिया, बाद में कब्जे भी कर लिए, जाली दस्तावेजात भी बनवा ली और अदालतों से स्टे आर्डर भी ले लिए। तो इसमें किसी हद तक इंतजामिया मजबूर हो जाती है। जब आप टेम्परिंग के साथ सरकारी अरादी पर कब्जे करते हैं तो उस सूरत में इंतजामिया साहब एक लंबा प्रोसेस है अदालती मामलात का। तो अदालत में केस चलते जैसे ही केस का फैसला इदारे के हक में होता है तो उसके बाद वो अरादी जो है उसका कब्जा बागदार करवा लिया जाता है। इसी तरह वासा की अरादी पे उन्होंने लीज पर दी हुई थी, उस पर मुबैना तौर पर वो काबज हो गए तो उन्होंने अदालत से रजू किया, अदालत ने उनके हक में फैसला किया, उन्होंने वो अरादी जो उनकी 4 कनाल से जायद थी उन्होंने बागदार करवा ली। तो अगर इस तरह से अदालतों में मुस्तर पैरवी की जाए तो सारा रकबा जो है उसको वागदार करवाया जा सकता है, इंतजामिया की मदद ली जा सकती है। बाद में उसी अरादी को जो कमर्शियल मकासद है, जो रेवेन्यू हासिल करने का मकासद है, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़हीर, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पर हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर उंगली उठाना तो बनता ही है। मुझे बताएं, क्या हुकूमत को सिर्फ रिपोर्टें तैयार करके फाइलों में दफन करनी ही आती हैं या वाकई कुछ ज़मीन वागुजार करवाने के लिए संजीदा हिकमत अमली पर भी अमल हो रहा है? जी, अगर हम इनकी मादी की कोई मिसालें देखें तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अरादी जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की गाय बगाए वागुजार करवाई गई। उसमें जिस यूनिवर्सिटी का हम बता रहे हैं कि 34 एकड़ कब्जा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुल्तान की, तो इसका जो रकबा था वो ज़्यादा रकबा था जिस पर कब्जे थे, मगर ज़्यादातर रकबा जो है उसको वागुजार करवा लिया गया है। 34 एकड़ पर कब्जे अभी तक बरकरार है, उनको भी वागुजार करवाने के लिए इंतजामिया का यही दावा है कि आने वाले कुछ माह तक जो है वो कब्जे वागुजार करवा लिए जाएंगे। इसी तरह नवाज शरीफ ज़रूरी यूनिवर्सिटी की मिसाल जैसे पहले दी तो उनकी भी 500 एकड़ के करीब अरादी थी जिन पर मुबैना तौर पर कब्जे थे, उन्होंने सारे कब्जे जो है वो वागुजार करवाए। इसी तरह गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान जो है उसकी भी ज्यादा अरादी पर कब्जे थे, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा कब्जे जो है बिल्कुल ऐसे ये कब्जे वागुजार करवाए, लेकिन अब भी वक्त है कि उन कब्जों को वागुजार करवाया जाए। नाजरीन, जनूबी पंजाब की जामियात सिर्फ तालीम का मरकज ही नहीं है बल्कि माली खुद मुख्तारी का ख्वाब भी रखती हैं, लेकिन जब उनकी अपनी जमीनें ही बेयारो मददगार हों तो ये ख्वाब कब और कैसे पूरा होगा, फैसला अब आपने करना है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हमेशा से सुनते आए हैं कि सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सिंध के अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात देना हुकूमत वक्त की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हस्पतालों में पहुंचने वाली अद्वियात की एक्सपायरी तारीख ही दर्ज ना हो या वो खोलते ही पाउडर बन चुकी हो तो फिर सवाल ये नहीं है कि निज़ाम ख़राब है, सवाल ये है कि कितना ख़राब है। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद हुसैन सेलरा ने। शाहिद, मुझे बताएं कि जब 1 अरब रुपए से ज़ायद की अद्वियात की एक्सपायरी तारीख ही मौजूद नहीं है तो सवाल ये है कि क्या सिंध का जो महकमा सेहत है उसको इंसानी जानों के साथ तजुर्बा गाह समझा जा रहा है? देखिए, बाज़ाहिर भी इसी तरह लग रहा है क्योंकि ये जो डिटेल है ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ एक यूनिट की है, एक हॉस्पिटल की है जो कि पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट है। अगर दीगर जगहों की बात की जाए तो शायद हो सकता है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक साल 2022 और 23 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जिन चीज़ों की निशानदेही की गई है 1 अरब 9 करोड़ 97 लाख से ज़ायद जो अद्वियात थी इस यूनिट के अंदर, वहाँ पर एक्सपायरी डेट ही मौजूद नहीं थी। और एक्सपायरी डेट जो ना होना, चूँकि उन्होंने सवालात उठाए बार बार और डिपार्टमेंट से जो सरकारी हैं उनसे भी पूछा है और ख़ासतौर पर ERP सिस्टम से जो अद्वियात की ख़रीदारी से मुताल्लिक जो एक्सपायरी डेट थी उस हवाले से भी जवाब पूछते रहे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी प्राइवेट जो कि इनके सप्लायर थे जो अद्वियात फराहम कर रहे थे उन्होंने भी नहीं दी और गवर्नमेंट के इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी चेक करना उन्होंने भी चेक नहीं की। तो ये एक सबसे बड़ी जो एक सवालिया निशान भी ऑडिट डिपार्टमेंट ने जारी किया है, हुकूमत सिंध को जो है वो तंबीह की है कि इस मामले को देखें क्योंकि एक्सपायरी डेट नहीं होगी तो फिर अद्वियात ठीक है, असली है, उसकी जो सलाहियत है उसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। तो ये बड़ा एक रंजीदा होकर और संजीदा अंदाज से सवाल पूछने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अस्पतालों में या तो अद्वियात नापायद होती है या फिर अद्वियात मिलती हैं तो फिर उनकी एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरह हुआ कि तकरीबन जो ख़रीदारी थी उसमें जो बेज़ाब्तियाँ थीं या फिर गैर मियारी अद्वियात की ख़रीदारी की गई वो भी जो है जिक्र किया गया ऑडिट रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया कि 7 करोड़ 87 लाख रुपए से ज़ायद जो अद्वियात थी जिसमें दर्द कुशा सिरप थी, इसके अलावा दीगर जो अद्वियात थी उसका जायका और उसके बाद सिरप का जो रंगत थी वो तब्दील हो गई अचानक। इब्राहिम हैदरी जो कराची का एक इलाका है उसके अस्पताल का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर जब उनको पाउडर खोला गया जो गैर मेयारी अद्वियात थी ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से, वहाँ जाकर जब उसकी पैकिंग खोली गई तो पैकिंग खोलने के बाद पता चला कि जो सिरप लाई गई थी वो पाउडर बन चुकी थी। तो उन्होंने हैरानी का इज़हार किया कि सिरप तो दवाई पीने के लिए होती है तो वो पाउडर में कैसे तब्दील हुई। उस पर जब उन्होंने सवालात उठाए जिसमें ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की क्लियरेंस होती है, आपको पता है जब सरकारी अद्वियात आती है तो क्लियरेंस के बगैर तो किसी भी जो सप्लायर होता है उससे दवाई सरकारी अस्पतालों के लिए ली नहीं जाती। तो उसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जो सरकारी लोग थे जो ख़ासतौर पर इस लेबॉर्ट्रीज़ की चेकिंग के बाद जो है इन अद्वियात को अस्पतालों को फराहम करते हैं उनकी नीयत क्या थी, उस पर उन्होंने सवालात उठाए जिसमें उन्होंने कहा जी एक जो ख़रीदारी है वो कमज़ोर जो अंदरूनी निज़ाम है उसकी निशानदेही करती है, मुबैना तौर पर करप्शन हो सकती है क्योंकि पैसा लें और आंखें बंद करें। फिर इसी तरह सरकारी इदारों में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अद्वियात की फराहमी हो या फिर कोई भी आपने ठेका पकड़ना है या कोई चीज़ करनी है तो आराम से हो जाती है। तो वो भी दिसंबर 2023 में उन्होंने निशानदेही की कि हमने सवालात उठाए गवर्नमेंट से भी और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से भी कि गैर मेयारी अद्वियात आ रही हैं और इब्राहिम हैदरी के एक अस्पताल में सप्लाई भी की गई। जब उसकी पैकिंग को खोला गया तो दवाई के बजाय वो पाउडर था क्योंकि दवाई गैर मेयारी थी और वो उसकी पैकिंग भी बिल्कुल बेकार थी, तो उसका जवाब नहीं दिया गया। ऑडिट हुकाम की जानिब से जो तहकीकात थी उसमें जो सप्लायर थे जिन्होंने ये दवाई इस सरकारी अस्पताल में फराहम की थी, सप्लाई की थी, उसको ब्लैक लिस्ट करने की भी सिफारिश की गई। इतलात के मुताबिक उसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया और जो सप्लायर थे उनके जो नोटिस हैं डॉक्यूमेंट्स वो भी हमारे पास मौजूद हैं, उनके नाम और उनकी पूरी डिटेल लिखी गई है जो गवर्नमेंट से इनको फराहम की गई है। इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दीगर जो सामान है उसकी जो ख़रीदारी थी उस पर भी बताया गया है कि वे बेज़ाब्तियां हुई हैं बड़े पैमाने पर। दवाइयों के नाम से लेके तमाम जिम्मेदारों का तयन भी किया गया है कि 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की अद्वियात गैर मेयारी थी, तो फिर उन अद्वियात के सप्लायर्स को अब तक ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? कहा जा रहा है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, तो फिर क्यों नहीं किया गया? मामला ये है कि वही बात आ जाती है कि आगे जब आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हों, गवर्नमेंट के जो ठेके हैं या दवाई सप्लाई करना हो या कोई उनसे काम लेना हो, इतना आसान बात नहीं होती, लेकिन उनको ही इस तरह की जो ठेके और टेंडर्स वगैरह मिलते हैं जिनके ताल्लुकात गवर्नमेंट लेवल तक हों, तो गवर्नमेंट निशानदेही तो की गई है
इतलात के मुताबिक अब तक उनको ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया गया और वो इसी तरह जो है दवाई जो है सप्लाई कर रहे हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का जिस तरह काम होता है तो उन्होंने निशानदेही तमाम डिपार्टमेंट्स की है और साथ ही साथ उन फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं उनकी भी निशानदेही की है कि ये म्यारी दवाई फराहम नहीं कर रहे, बल्कि दवाइयाँ जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का सबब बन रही हैं और ख़ासतौर पर जिनकी एक्सपायरी डेट तक नहीं लिखी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी दवाई की जो सलाहियत है और कितनी अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, म्यारी हो सकती है, उसको भी पॉइंट आउट किया गया है। तो ये हुकूमत सिंध की यकीनन जिम्मेदारी है कि वो अगर देखें, क्योंकि बड़े अस्पताल खासतौर पर आप सिविल अस्पताल देखें या जिना अस्पताल कराची के जो बड़े हॉस्पिटल हैं जिसका दावा किया जाता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, अगर वहाँ पर भी इस किस्म की जो दवाई सप्लाई हो रही है तो उस कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल उठता है। दूसरा, अरबों रुपए के बजट गवर्नमेंट जारी करती है तो फिर अरबों रुपए के बजट आवाम तक अगर उसकी जो है वो उसकी सप्लाई नहीं हो रही, आवाम को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा और बीच में फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ और सरकारी अफसरान की मिली भगत से वो पैसा ज़ाय हो जाता है और उसके बाद फिर लोगों को बाहर मारे फिरते दवाइयों के लिए। तो हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि जिनकी खिलवाड़ किया जा रहा है कि हम सर पकड़ के बैठने पर मजबूर हो गए हैं। एक और हैरत की बात है वो ये है कि 34 करोड़ रुपए के मेडिकल सामान में हमने बेज़ाब्तियां देखी हैं और इसके बावजूद भी कोई जवाबदही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? यकीनन जो ऑडिटर जनरल है उनकी जितनी जिम्मेदारी बनती थी उन्होंने अपने लेटर्स भी, चूँकि नेक्स्टर साथ साथ लगाते हैं, वो बताते हैं कि किस किस को लेटर लिखा था, डेट वाइज उनका जवाब किसी भी जो है इदारे की तरफ से नहीं दिया गया। और हमने इससे पहले भी देखा हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट था या इसके बाद हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन और बल्दियात, वहाँ पर भी ऑडिटर जनरल ने उन तमाम जो खामियाँ थी, जो बेज़ाब्तियाँ थी या वो जो मनपसंद लोगों को नवाजने के जो एक तरीक़ाकार होता है वो सारी निशानदेही की। तो उन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ अब हम अगले डिपार्टमेंट की तरफ बढ़े, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि बहुत बड़ा कारआमद होता है पूरे मुल्क के लिए, तो लोगों को जो एक म्यारी और एक अच्छी अद्वियात देने के हवाले से या उनको सेहत के हवाले से, तो उसकी कारकर्दगी भी अब सवालिया निशान उठा रही है। ये चंद अस्पतालों की बात की, अगर मजीद हॉस्पिटल्स को देखा जाएगा तो यकीनन और ज़्यादा लोगों के राज भी खुलेंगे और अरबों रुपए की करप्शन और करोड़ों रुपए की इसी तरह की बेज़ाब्तियां भी सामने आ सकती हैं। तो ये पॉइंट आउट करने का भी मकसद ये था कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। उसके ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट में जो निशानदहियां की थी, हमने देखा कि बार बार इस हवाले से इंतजामिया से राब्ता किया गया लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। तो क्या हम इस जवाब ना देने को उनका कबूले जुर्म ही तस्वुर करें? फिर कबूल जुर्म तो तस्वर किया जाता है, लेकिन ऑडिटर जनरल की जानिब से ये भी है कि इन डॉक्यूमेंट्स को फिर वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पब्लिक कर देते हैं कि पब्लिक को पता होना चाहिए। जो आवाम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान के किसी भी इदारे से दिलचस्पी रखते हैं तो वो जाके इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं कि किन किन खामियों की, बेज़ाब्तगी हुई, करप्शन की, गैर मेयारी अद्वियात की निशानदेही की गई है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अगर कोई और इदारा जो खासतौर पर आज़ाद तहकीकात कर सकता है वो भी जाए तो उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये सारी आपको डिटेल मिलेंगी और वो तहकीकात कर सकता है, सूबाई हुकूमत से ही पूछ सकता है। मामला ये है कि जो गवर्नमेंट के इदारों में ठेके लेने हों या गवर्नमेंट के इदारों में कोई सप्लाई का काम करना हो तो यो जब तक जिनकी बड़ी अप्रोच नहीं होगी उसको इस तरह के ठेके मिलते भी नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो फिर उनका काम यही है कि वो जिम्मेदारी से काम करें। लेकिन जिस डिपार्टमेंट की अब अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे और उसके अलावा जो अद्वियात की बात करें तो वहाँ तो एक एक चीज़ का वो आप ये कह सकते हैं कि ये तो खबर देने वाले का मुँह चढ़ा रही होती हैं। हमारा यानी कि कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। हम खबरें देते हैं, बताते हैं कि ये इदारों में खामी हुई है तो अगले दिन लोग हमें कह रहे होते हैं देखा क्या बना, कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट अगर देखे तो पहले किसी ज़माने में अखबार में खबर छपती थी तो पूरी सिस्टम और हुकूमत हिल जाती थी, अब तो खबर देने वाले हिल जाते हैं। लेकिन जो करप्शन करने वाले लोग हैं, सहाफ़ी होने के नाते हम तो सवाल उठाते ही रहेंगे और इस तरह के मामलात को पॉइंट आउट करते ही रहेंगे। आपने अभी एक जिक्र किया सप्लायर के हवाले से, तो एक टर्म यूज़ होती है सप्लायर फ्रेंडली। तो क्या हम फिर महकमा सेहत सिंध को एक सप्लायर फ्रेंडली इदारा कहें कि वो अब इस तरह का इदारा बन चुका है जहाँ म्यार की बात नहीं होती है, सिर्फ ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर खरीदारी की जाती है? फिर देखिए, सूरत हाल ये है कि अगर गवर्नमेंट के किसी भी सेक्रेटरी का नाम लें या उनके वजीर का नाम लें तो यकीनन वो भी नाराज़ होते हैं कि देखें जी हमारे ऊपर उंगली उठ रही है। मामला ये है कि जो सरपरस्त होता है उंगली तो हमेशा उसके ऊपर उठती है, चाहे वो वजीर हो, सेक्रेटरी हो, नीचे के लेवल का भी अगर आदमी कोई करप्शन कर रहा है तो उंगली तो सरपरस्त पे ही उठेगी। हमारा जैसे आपने फरमाया कि काम है खबर देना, पॉइंट आउट करना। अब गवर्नमेंट का इदारा, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान गवर्नमेंट का इदारा है, किसी मीडिया हाउस का नहीं है इदारा। उन्होंने पॉइंट आउट किया, अगर उस पर भी किसी ने कान नहीं धरे, उसके बाद हमने खबर दी, लगातार खबरें इस तरह जैसे प्रोग्राम में आप देते जा रहे हैं तो कोई इदारा तो देते भी जाएंगे, इनकी निशानदही करते जाएंगे। नाज़रीन, अद्वियात का खराब होना
सिर्फ माली करप्शन नहीं है, ये जानलेवा जुर्म है। सवाल ये है कि कब तक ऑडिट रिपोर्टें आती रहेंगी और फाइलों में ही दफन होती रहेंगी और अवाम कब तक बीमार होकर निज़ाम की गफलत का शिकार होते रहेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।